नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी बातचीत चल रही थी रक्त से संबंधित। देखते हैं आज अंतिम वीडियो की बात करते हैं। एंटीजन का दूसरा नाम है, तो एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? एग्लूटिनोजन कहते हैं। एंटीजन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एग्लूटिनोजन हो जाएगा। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एग्लूटिनिन हो जाएगा। एंटीजन का दूसरा नाम एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी का दूसरा नाम एग्लूटिनिन हो जाएगा। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी पर पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। और एंटीबॉडी कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन किस प्रोटीन का बना होता है? तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एंटीजन किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और एंटीबॉडी किस प्रोटीन की बनी होती है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन की बनी होती है। एंटीजन किस प्रोटीन का बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एंटीबॉडी किस प्रोटीन की बनी होती है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन की बनी होती है। आरएच कारक की खोज किसने की? तो अफ्रीका में 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने रीसस मकाका नामक बंदर से इसकी खोज की थी। और रीसस मकाका के नाम से ही इनके प्रथम अक्षर से आरएच लिया गया। तो आरएच कारक की खोज कहाँ पर की गई? अफ्रीका में। कब? 1940 ईस्वी में। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर व वीनर के द्वारा। किसमें? रीसस मकाका नामक बंदर में। आरएच कारक एक प्रकार का एंटीजन है जो पाया जाता है, तो ये रक्त की सतह पर पाया जाता है। आरएच कारक एक प्रकार का एंटीजन होता है जो रक्त की सतह पर पाया जाता है। यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव है तथा माता का रक्त आरएच नेगेटिव है, तो प्रथम संतान है वो तो सामान्य होगी। और उसके बाद जन्म लेने वाली संतान की जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में या फिर जन्म की तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। मनुष्य में रक्त के निर्धारण के लिए कौन सा जीन पाया जाता है? तो आई पाया जाता है। मनुष्य में रक्त के निर्धारण के लिए कौन सा जीन पाया जाता है? आई पाया जाता है। मनुष्य में जीन के निर्धारण के लिए आई जीन पाया जाता है। इस जीन के कितने विकल्पी होते हैं? 3 विकल्पी होते हैं। कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। रक्त स्कंदन की खोज किसके द्वारा की गई? होवेल के द्वारा की गई। ब्लड क्लॉटिंग की खोज किसने की? होवेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। रक्त स्राव का समय कितना होता है? तो देखिए, रक्त स्राव का समय 1 से 3 मिनट होता है, जबकि रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग का समय 2 से 8 मिनट। ब्लड क्लॉटिंग में कितना समय लगता है? 2 से 8 मिनट का समय लगता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक रुधिर कणिका कौन सी है? तो रुधिर कणिका रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट, बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, और बिम्बाणु, हिंदी में नाम हो जाएगा बिम्बाणु। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, रुधिर कणिका, रक्त का थक्का जमाने में सहायक रुधिर कणिका थ्रोम्बोसाइट, और रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन कह सकते हैं, दोनों अलग अलग है। और रुधिर का थक्का जमाने में सहायक तत्व या धातु कौन सी है? तो कैल्शियम है। और रुधिर का थक्का जमाने में सहायक विटामिन की बात करें तो विटामिन के का नाम आ जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिल्लोक्विनोन हो जाएगा। रुधिर स्कंदन की बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। देखिए, थ्रोम्बोसाइट, रुधिर प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब कट लग जाता है तो रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आता है, और वायु के संपर्क में आते ही रुधिर के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट है वो वायु के संपर्क में आते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है या थ्रोम्बोप्लास्टिन में टूट जाता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ अभिक्रिया करता है, और कैल्शियम आयन को कहता है कि कट लग गया है, रुधिर का थक्का बनाना है। कैल्शियम आयन कहता है कि मैं क्या करूं, इतनी ताकत नहीं है। तो ये दोनों मिलकर के कैल्शियम इसको कहता है कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ चलते हैं। तो ये दोनों मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन, ये किस अवस्था में है? यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था में है। और ये दोनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। और थ्रोम्बिन कैसा है? सक्रिय है। और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। अब ये थ्रोम्बिन है,
ये फाइब्रिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में है इसको सक्रिय अवस्था में बदलते हैं फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन किसको जगाता है? फाइब्रिनोजन को जगाता है, और फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। और फाइब्रिन क्या होता है? एक जाली के समान संरचना होती है जिसके अंदर रुधिराणु जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स है वो आकर के फंस जाते हैं और वायु के संपर्क में आकर के पपड़ी बना देते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहा जाता है। अब देखिए रुधिर प्रतिस्कंदन, एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग का कार्य कौन करता है? हिपेरिन करता है। हिपेरिन है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर होता है, रक्त वाहिनियों के अंदर जमने, रुधिर को जमने से रोकता है कौन? हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन है वो वायु के संपर्क में आते ही जम जाता है। ये वायु के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, इसलिए ये रुधिर वाहिनियों के अंदर रहता है। अब देखिए रक्त बैंक या ब्लड बैंक। रक्त बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है? तो सेंटीग्रेड में बात करें तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो 21 दिन तक, और अधिकतम की बात करें तो 35 से 42 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नॉर्मली कितने दिन रखते हैं? 21 दिन सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बार में रक्तदान के दौरान कितना रक्तदान किया जा सकता है? तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट में कितना ml होता है? 350 ml होता है। रक्तदान के दौरान कुल रक्त का अधिकतम कितना प्रतिशत रक्तदान किया जा सकता है? तो 10% रक्तदान किया जा सकता है। रक्त बैंक में रक्त को जमने से बचाने के लिए उनमें कौन कौन से प्रतिस्कंदक पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि ब्लड है वो ब्लड बैंक के अंदर जमे नहीं? ठीक है, सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है, सोडियम डेक्सट्रेट भी मिलाया जाता है, या फिर वालफेरिन मिलाया जाता है, या फिर EDTA मिलाया जाता है। EDTA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये चारों पदार्थ है वो ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्कंदक एंटीक्लोटिंग के रूप में मिलाए जाते हैं। सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, वालफेरिन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी बात करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से रक्त आता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी, अरोटा है वो सबसे बड़ी धमनी है। संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनित रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ये महाधमनी के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त पहुंचाने का कार्य किया जाता है। लसिका के कार्य क्या है? देखिए लसिका है छोटी आंत से वसा का अवशोषण करती है। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करने में भी ये सहायक है। यह उन ऊतकों तथा कोशिकाओं को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है जहां रक्त केशिकाएं नहीं होती है तथा रक्त आसानी से नहीं पहुंच पाता है। और लसिका है वो लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट के निर्माण में भी सहायता करती है। शरीर में ऑक्सीजन संचरण की क्रिया किस कारण होती है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का संचरण होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। स्पाइग्नोमेनोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई? रिवारोची के द्वारा की गई। सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन किसने किया? स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया। और स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम किसमें रक्तचाप को मापा था? घोड़े में रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स के द्वारा सर्वप्रथम किया गया।